नमस्कार। अगर आप कमर या गर्दन के दर्द से परेशान हैं, तो आपको आपके आसपास के न्यूरोसर्जन का संपर्क जरूर करना चाहिए। अब जैसे बात आती है कमर या गर्दन के दर्द के इलाज की, तो उसके पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक इन्वेस्टिगेशंस मतलब कि एक जांच होती है, जिसको बोलते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। स्पाइन की कोई भी बीमारी होती है उसमें एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है एमआरआई। उसके ऊपर से ही लगभग 90% चीज़ें का पता चल जाता है कि आपके स्पाइन में मतलब कि वर्टेब्रल कॉलम, मणके और उसके अंदर रही हुई नसों और उसकी गद्दी का एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। आप जब न्यूरोसर्जन को दिखाते हो तो आपको एमआरआई का एडवाइस देते हैं। और कई पेशेंट्स हमें आके बोलते हैं कि मैं एमआरआई नहीं करवा सकता या नहीं कर, मुझे बहुत डर लगता है। पर आपको मैं बता दूं कि एमआरआई एक सेफेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है। एमआरआई करवाने का कोई नुकसान नहीं होता है। बस एक या दो चीज की ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको कोई पेस मेकर मतलब कि हृदय की कोई सर्जरी हुई है, या तो अगर आपको कोई ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट जो स्टील के होते हैं वो डले हुए हैं, तो उसमें आप एमआरआई नहीं करवा सकते। अदरवाइज टाइटेनियम के स्क्रूज और उन सब में एमआरआई पॉसिबल है। अब जैसे बात आती है एमआरआई की जांच में हमें क्या देखना चाहिए, वो आप जब एमआरआई के फोटोज और रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाते हो, न्यूरोसर्जन के पास, तो आप वो तो आपको समझाने ही वाला है। बट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूँ कि ये जो एमआरआई होते हैं उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो जैसे एमआरआई होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, एक तो रिपोर्ट आता है और उसमें एक फोटोज दिए होते हैं। तो एमआरआई के फोटोज जो है वो उसके अलग अलग सेक्शंस मतलब के सजाइटल सेक्शंस, कोरोनल सेक्शंस और एक्शियल स्कैन्स, वो तीन भाग में डिवाइड करके वो तीन या चार आपको फोटोज दिए होते हैं। रिपोर्ट होता है, उसको पढ़ने में और उसमें क्या एक्चुअली इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो देखना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि बात करें एमआरआई की, तो नॉर्मली एमआरआई में होल स्पाइन स्क्रीनिंग जो होता है उसमें आपका पूरे स्पाइन का एक स्क्रीनिंग होता है और उसमें ऊपर ऊपर से देख लिया जाता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। उसके बाद जो डिटेल लोकेशन होती है मतलब क्या, इधर लंबोसेक्रल स्पाइन या सर्वाइकल स्पाइन या तो डॉर्सल स्पाइन, उसमें जहां प्रॉब्लम दिखती है उसका डिटेल स्टडी किया जाता है। उसमें अलग अलग कट्स में उसके स्कैन्स किए जाते हैं। अब जैसे मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है कमर दर्द के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उसमें कमर दर्द में लंबोसेक्रल स्पाइन जो होता है उसका मेन इंपॉर्टेंट रहा होता है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है एमआरआई में। तो एमआरआई में सबसे पहले आपका जो एमआरआई होता है उसके रिपोर्ट में लिखा होता है कि आपको कौन से नंबर के मणके के प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें ज़्यादातर L4 L5 के बीच और L5 और S1 के बीच की प्रॉब्लम बहुत कॉमन दिखती है। 80% पेशेंट्स में वही प्रॉब्लम आती है। बाकी अगर कोई चोट लगने के कारण या कोई फ्रैक्चर होने के कारण कोई दिक्कत होती है तो L1 से लेके L5 और S1 तक कहीं पे भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले वो नंबर देखना है, कौन से नंबर के मणके में प्रॉब्लम है, कौन से नंबर की गद्दी बाहर है, मतलब L3 L4 के बीच की गद्दी बाहर है या फिर L4 L5 के बीच की गद्दी बाहर है या तो L5 और S1 के बीच की गद्दी बाहर है। वो उसमें लिखा हुआ होता है। उसमें जो डिस्क होती है, डिस्क का उसके आसपास का एक लेयर आता है एन्यूलस, उस एन्यूलस के बारे में भी मेंशन किया गया होता है। और वो एन्यूलस अगर इंटैक्ट है या फट गया है मतलब टेयर हो चुका है, उसमें मेंशन किया गया होता है। उसके बाद आता है जो वर्टिब्रा मतलब मणके, मणके के जो नेचर है उसमें बोन्स कैसे है, अगर ऑस्टियोपोरोटिक है या फिर वो नॉर्मल है, वो भी मेंशन किया गया होता है। दूसरी बात जब आती है तो उसमें गद्दी के बारे में डिस्कस किया गया होता है कि गद्दी का एग्जैक्ट प्रकार कैसा है और वो किस तरह से उसमें दबाव पैदा हुआ है। तो उसमें डिस्क डेजिकेशन हो सकता है, डिस्क डिहाइड्रेशन हो सकता है, और कई बार होता है कि डिस्क बल्ज हो जाता है। और वो डिस्क बल्ज के भी मतलब कि गद्दी बाहर आने के भी उसमें टाइप्स होते हैं। तो उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर उस तरह से गद्दी बाहर आ सकती है। उसमें कई बार सिर्फ और सिर्फ डिस्क बल्ज होता है जिसमें ज़्यादा कंप्रेशन नहीं होता। उसके बाद आता है डिस्क प्रोट्रूजन, मतलब कि पूरा डिस्क में से आधा 50% जितना बाहर आ गया होता है गद्दी, तो उसको डिस्क प्रोट्रूजन कहता है। कई पेशेंट्स को डिस्क एक्सट्रूजन होता है। एक्सट्रूजन मतलब कि लगभग 80% गद्दी बाहर आके इधर वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक्सटेंड हो गई होती है। वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो बात मैंने बोली वो डिस्क के बारे में मतलब कि दो मणके के बीच रही गद्दी के बारे में होता है। तीसरा जो पॉइंट देखने का होता है उसमें लिखा होता है कि कौन सी नस पे दबाव है। तो उसमें L4 L5 के बीच के जो गद्दी बाहर आती है वो एक तो उसके पीछे जो नसें जाती है उसमें दबाव कर सकती है, और साइड में जो फोरामीना होता है उससे जो निकलती है उसमें दबाव कर सकती है। तो उसमें लिखा होता है
जो दबाव है वो कैसा है, आइधर वो गद्दी का पार्ट है वो सिर्फ नस को टच कर रहा है, मतलब कि इंपिंजमेंट कर रहा है, या तो उसमें दबाव दे रहा है, मतलब कि दबाव रही है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। वो कंप्रेशन के भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ऐसे ग्रेड्स आते हैं। तो उसमें माइल्ड जो होता है उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है और उसमें पेशेंट्स को ज़्यादा दिन तक पेन भी नहीं होता है। लेकिन जो मॉडरेट टू सीवियर कंप्रेशन होता है उसमें गंभीर परिणाम आ सकते हैं। और ऐसी जब मॉडरेट टू सीवियर वर्ड अगर आपके एमआरआई में लिखा है तो आपको सतेज हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। आपको न्यूरोसर्जन के पास जाके उसका पूरा इलाज करवाना ही चाहिए। तीसरी बात आती है जो फैसेटल जॉइंट्स होते हैं, दो मणके के बीच एक जॉइंट आया होता है, उसको फैसेटल जॉइंट कहते हैं। तो फैसेटल जॉइंट की हाइपरट्रॉफी होती है, या तो फैसेटल जॉइंट जो होता है उसके बीच में, मतलब कि लैमाइना के बीच में एक लिगामेंटम फ्लेवम आता है, येलो लिगामेंट बोलते हैं, उस लिगामेंटम फ्लेवम की हाइपरट्रॉफी। ये दोनों चीज़ें वो ऐसे पेशेंट्स में होता है जिसमें मोर देन 6 मंथ अगर आपको कमर का दर्द रहा है और धीरे धीरे करके वो दर्द बढ़ रहा है, ऐसे पेशेंट्स में ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपको फैसेटल हाइपरट्रॉफी या तो लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी आ चुका है, इसका मतलब है कि आपका दर्द है वो लंबे टाइम से चल रहा है। और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके एमआरआई में, वो लिखा होता है कैनाल डायामीटर। कैनाल डायामीटर का मतलब है कि मणके के पीछे एक वर्टेब्रल कैनाल आती है जहां से करोड़रज्जु की नसें गुजरती है। उस करोड़रज्जु की नस को गुजरने के लिए एक कैनाल दिए भगवान ने, उसका डायामीटर होता है। नॉर्मली इंडियन पॉपुलेशन में उस कैनाल का डायामीटर 12 टू 15 मिलीमीटर तक नॉर्मल माना जाता है। कई पेशेंट्स में वो 15 से भी ज़्यादा होता है, कई में 10 टू 12 हो सकता है। अगर वो कैनल डायमीटर आपका 10 से नीचे चला गया, मतलब कि आपको उसमें कंप्रेशन है। और वो कैनल डायमीटर अगर 10 के नीचे और उसमें भी 6 या 7 से भी नीचे चला गया, मतलब 4-5 मिलीमीटर या 3-4 मिलीमीटर तक पहुंच चुका है, इसका मतलब है कि आपका जो नस है उस पर कंप्लीट दबाव है, उसको ऑपरेशन के अलावा कोई और इलाज है नहीं। ये बात आपको मन में ठान लेनी चाहिए, क्योंकि जब 3 या 4 मिलीमीटर डायमीटर रह जाता है उसका कोई दवाई से, कोई कसरत से कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही उसमें काम आती है। और आखिरी बात जो उसमें लिखी होती है वो बहुत कम पेशेंट्स में पाया जाता है, उसमें कंप्लीट ब्लॉक, एक माइलोग्राफिक ब्लॉक लिखा होता है। इसका मतलब है कि कंप्लीट ब्लॉक, अगर नसों पे गद्दी के कारण या फिर कोई फ्रैक्चर के कारण या तो कोई अन्य कारण से पूरा नस दब चुका है, उसमें माइलोग्राफिक कंप्लीट ब्लॉक लिखा होता है। अगर वो कंप्लीट ब्लॉक है अगर आपके एमआरआई में, तो इसका मतलब भी यही है कि आप ऐसी जगह खड़े हो कि जहां आपका ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज नहीं है। तो ये एमआरआई की जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो सिर्फ और सिर्फ आपके जान के लिए है, मतलब जानकारी के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आपका खुद ट्रीटमेंट खुद ही करवाने लगो, बट बात यह है कि थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए जिसके ऊपर से आप उसका आगे इलाज करवाने के लिए सोच सकते हो। स्पाइन की कोई भी तकलीफ के लिए या फिर कोई भी इलाज के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक अहमदाबाद में आया है, हमारे जो पूरी टीम है वो न्यूरो सर्जरी की टीम है, और हम एक महीने में कम से कम 30 से 40 से ज़्यादा भी ऐसे सर्जरीज करते हैं जिसमें पेशेंट्स को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सर्जरी से घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपका एमआरआई लेके आइए और हमारे पास उसका परामर्श करिए और पूरी बात समझने के बाद फिर आपका इलाज आगे बढ़ाइए। थैंक यू।